Okay, so let's continue. We were discussing the Young's double slit experiment. और पिछले 3 to 4 लेक्चर्स हमने इस एक्सपेरिमेंट पर काफी डिटेल डिस्कशन किया एंड फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स हम इस पर न्यूमेरिकल्स या इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करते आ रहे हैं. आज की इस क्लास में भी हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उस सीक्वेंस को हम और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. So for today's class, I will be starting with this particular question. I hope जो conditions और formulas हैं constructive destructive interference बनने की, fringe width की, distance measurement and all those respective calculations जो हमने पिछले lectures तक cover किए हैं, आपने उनको learn किया, आपने उनको सीखा और इस lecture में हम उसी बात पर थोड़ा सा और आगे discussion को continue करते हैं. Now here in this question हमें बताया जा रहा है कि एक monochromatic light है जो कि एक नैरो स्लिट से हम यूज करते हैं. सो 0.3 मिलीमीटर उसका डिस्टेंस है. तो ये स्मॉल डी हो गया. नाउ दे इंटरफियर एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न, द ब्राइट फ्रिंजेस आर 1.5 mm अपार्ट. सो आप नोटिस करें ये जो 1.5 mm है ना, ये फ्रिंज विड्थ है, कैपिटल एक्स जिसे हम लिखते हैं. Furthermore, screen is 75 सेंटीमीटर अवे. बेटा ये वाली जो चीज है ये कैपिटल डी है. अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें वेवलेंथ कितना है, हमको लैम्डा निकालना है. सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, ये बोर्ड्स की एग्जामिनेशन के लिए काफी सूटेबल है. इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 1.5 mm, दैट इज 1.5 into 10 to the power minus 3. लैम्डा हमको फाइंड आउट करना है. कैपिटल D is 75. Now we just have to convert it into meters, that is 75 into 10 to the power minus 2 meter. And small d आप देखें यहाँ पे तो वो है 0.3 into 10 to the power minus 3 मिलीमीटर का हमने इसको मीटर कर दिया. So छोटा सा कैलकुलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.5 0.5 into 10 to the power minus 3 दोनों मिला के हो गया -6. डिनोमिनेटर में आ गया 75 into 10 to the power minus 2. So you can get 0.75, 1.5 का हाफ 0.3. 1.5 का हाफ करोगे ना आप, 0.75 into 10 to the power minus 4 divided by 0.5 नहीं 0.3. हाँ यस, ये जो डेटा है यहाँ गलती भी मुझसे लिखने में, तो फिर ये नंबर भी बदलेगा. ओके, सो दैट इज 0.3. नाउ कन्वर्ट दैट नंबर. 15 into 3 कर लें आप यहाँ पर, so that will become 0.40 and 10 to the power minus 6 minus 2, ये सारा एडजस्टमेंट आपको समझ आ गया है. तो लैम्डा बता दें अब, खत्म. That's it. कितना आंसर एक्सपेक्टेड है? 0.45 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 45/75 10 to the power minus 6. 45/75 यस, थोड़ा तेजी से करें, कितना होता है बोले? 0.6. 0. जस्ट 6 और आगे कुछ? 6 into 10 to the power minus 6. तो आप इसको एडजस्ट करें. 6 1 2 3 10 to the power minus 10 मीटर and you just write this as 6000 एंगस्ट्रॉम. तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना भी वक्त इसको नहीं लगना चाहिए. जस्ट पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ. इट इज जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो. बोर्ड्स में भी देखा जाए तो इतना कैलकुलेट करने के लिए 2 मार्क क्वेश्चन है ये.
अब फर्दर जो इसमें दो और एडिशनल क्वेश्चंस को बढ़ाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केस 1 में ये हमसे कहता है कि अगर हमने डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स और स्क्रीन को डबल कर दिया तो फिर फ्रिंज विड्थ का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द न्यू वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो बच्चों बहुत केयरफुली इस बात को आप सोचो कि फ्रिंज विड्थ जो है ये इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। लैम्डा that is wavelength, capital D that is distance between source and screen, and small d that is the distance between two sources. तो केस 1 में जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है उसमें हमने सिर्फ ये कैपिटल D को चेंज करना है, बाकी दोनों तो कांस्टेंट है। तो श्योरली हम यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं कैपिटल D के साथ, बिकॉज रेस्ट टू फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी कि सोर्सेस एंड स्क्रीन को डबल किया तो सिर्फ कैपिटल D चेंज हो रहा है। तो एक नया अगर हमको फ्रिंज विड्थ एक्सपेक्टेड है तो वो नई वैल्यू ऑफ कैपिटल D के साथ रिलेट किया जाएगा। जस्ट टेक अ रेशियो दैट इज x डैश डिवाइडेड बाय x विल नाउ बिकम d डैश अपॉन d। x डैश हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन x हमको पता है 1.5 into 10 to the power minus 3 इक्वल d डैश, जैसे क्वेश्चन में बोला है डबल किया डिस्टेंस 2d upon this d. So this d factor and d factor will get cancelled and you may get the new fringe width x dash is equal to 1.5 into 2, that is 3 into 10 to the power minus 3 meter, or you may just claim the answer 3 millimeter. Okay. Now what is the case second? Case second में हमसे क्या बोला है? Separation of slits is doubled. स्लिट का सेपरेशन दोगुना करना है, मतलब ये तीनों फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर चेंज करना है? स्मॉल डी चेंज करना है। तो बाकी दोनों को हम कांस्टेंट रखेंगे, ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। तो सेकंड केस में सिर्फ और सिर्फ स्लिट सेपरेशन को डबल किया जाता है। तो स्मॉल डी के साथ रिलेशन अगर हम बनाते हैं तो वी हैव द फ्रिंज विड्थ इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। और जारी बात है अगर हमने इसमें कुछ चेंजेस किए तो एक नया फ्रिंज विड्थ एक्सपेक्टेड होगा जो नए डिस्टेंस के साथ रिलेट किया जाएगा। सो इफ यू टेक अ रेशियो ऑफ x डैश डिवाइडेड बाय x, केयरफुली नोटिस करें, यू विल बी गेटिंग d by d डैश। x डैश तो हमें पता करना है, x का वैल्यू हम पहले से जानते हैं, दैट इज 1.5 into 10 to the power minus 3 d, and this will become 2d because हम इसको डबल करना है। So this and this will get cancelled. You will be getting x dash is equal to 1.5 into 10 to the power minus 3 divided by 2. डिवीजन पूरी करें, 1.5 का डिवीजन करेंगे हम 0.75 into 10 to the power minus 3 meter, और you can also write x dash is equal to 0.75 millimeter. तो ये इसका एक एक्सपेक्टेड आंसर हो सकता है। अब ये जो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं बोर्ड्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग हैं। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखें। इट्स अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। हमको एक ऐसा पूरा पैराग्राफ गिवन है, ठीक है, जिसमें एक फ्रिंज पैटर्न बताया गया है और वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर, और अलग अलग फ्रिंजेस को कुछ भी अलग अलग रैंडम नंबर्स दिए गए हैं। नोट दैट कि these numbers 1 2 3 4 5 they are randomly marked, they are not in the sequence and they actually do not belong to the central band and all that, ऐसा they are just randomly marked. अब वैसे आप देखो ये जो नंबर 2 दिया गया है, ये नंबर 2 किसको दिया गया है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 0 होना चाहिए। फिर नंबर 1 बाजू में किसी को भी दे दिया, फिर इस बैंड को खाली छोड़ दिया, फिर नंबर 3 बना दिया, फिर इसको खाली छोड़ा, फिर नंबर 4, फिर इसको खाली छोड़ा, फिर नंबर 5। तो ये जो 1 2 3 4 5 नंबर्स गिवन हैं, ये रैंडमली गिवन नंबर्स हैं
अब हमें इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है. There are 3 separate questions given on this small passage. So these are the questions. Carefully देखें आप. पहला क्वेश्चन इसमें है कि थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कौन से नंबर का बैंड बनेगा. तो बेटा सेंट्रल बैंड जो होता है ना, इसे कहते हैं जीरोथ ब्राइट फ्रिंज. ठीक है. सेंट्रल बैंड के बाजू में कौन आएगा? फर्स्ट डार्क. फर्स्ट डार्क. ये कौन होगा? फर्स्ट ब्राइट. फर्स्ट ब्राइट. ये कौन होगा? सेकंड डार्क. सेकंड डार्क. शाबाश. और ये कौन होगा? सेकंड ब्राइट. सेकंड ब्राइट. फिर ये कौन होगा? यस, थर्ड डार्क. थर्ड डार्क. और लास्टली ये कौन है? ये क्या है? थर्ड ब्राइट. थर्ड ब्राइट है. तो हमको वही थर्ड ब्राइट का नंबर ढूंढना है. तो क्या नंबर आया? 5. 5. Let me put here, this is going to be 0, this is going to be first bright, this is going to be second bright and this is going to be third bright. ठीक है. तो आप ये कंफ्यूज मत होइए कि सर यहाँ तो 1 2 3 4 ये रैंडमली गिवन नंबर हैं, इनका एक्चुअल बैंड काउंट से कोई लेना देना नहीं है, हमने रैंडमली नंबर दिए हैं. ये ठीक हो रही है बात? Yes. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है कि विच फ्रिंज रिजल्ट्स फ्रॉम अ फेज डिफरेंस ऑफ 4 पाई. अच्छा बेटा आप मुझे ये बताओ कि 4 पाई ये जो फेज डिफरेंस है ये कौन से बैंड के लिए एक्सपेक्टेड है. तो फेज डिफरेंस का मैं सीक्वेंस लिखता हूं. 0, ब्राइट. 2 पाई, 4 पाई. तो एक्चुअल में 4 पाई ये कौन से नंबर के ब्राइट बैंड के साथ एक्सपेक्टेड है? सेकंड. सेकंड ब्राइट. बिल्कुल सही बात है. अब आप ही बताओ सेकंड ब्राइट कौन सा बैंड है? फोर्थ. फोर्थ बैंड है. देखने से ही समझ में आ गया. ये क्या नंबर दे दिया मैंने? ये ब्राइट बैंड के नंबर्स हैं एक्चुअली. तो गिवन सीक्वेंस ऑफ काउंट में, गिवन नंबर्स में 4 नंबर का जो बैंड है वो सेकंड ब्राइट है. अरे बेटा बात समझ में? Yes. नाउ XA एंड XC रिप्रेजेंट्स पाथ डिफरेंसेस. तो ये कंफ्यूज मत करो कि ये फ्रिंज विड्थ वगैरह कुछ है क्या. नहीं, ये जो क्वेश्चन में बोला है वो फॉलो करना है आपने. तो XA और XC जो हैं ये पाथ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द वेव्स इंटरफियरिंग एट 1 एंड 3. तो 1 क्या है? पहले ये जस्टिफाई हो जाने दो. 1 क्या है? फर्स्ट डार्क. 1 है फर्स्ट डार्क. और 3 क्या है? फर्स्ट ब्राइट. 3 है फर्स्ट ब्राइट ऑन द अदर साइड. आप देखो 1 के लिए अगर मैं छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करके बताऊं फॉर 1, तो ये फर्स्ट डार्क है. तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? लैम्बडा बाई 2. बिकॉज डार्क बैंड्स का जो पाथ डिफरेंस सीक्वेंस होता है वो लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2 ऐसे चलता है. पहले ही डार्क बैंड का पाथ डिफरेंस एक्सपेक्टेड क्या होगा? लैम्बडा बाई 2. ठीक है ना. अब 1 नंबर के बैंड के पाथ डिफरेंस को इसने एक नाम दिया, उसने बोला XA. तो पाथ डिफरेंस का लेबल हो गया XA. डोंट गेट कंफ्यूज विद द फ्रिंज विड्थ. यहाँ पे ये XA XB बेसिकली क्या है? पाथ डिफरेंसेस हैं. और अगर मैं वाकई यहाँ पे XA निकालता हूं तो वेवलेंथ मुझे गिवन है दैट इज 600 इन नैनोमीटर्स. आई विल बी जस्ट डिवाइडिंग इट 2, सो मुझे आंसर मिलेगा 300 नैनोमीटर. नाउ सिमिलर कैलकुलेशन इफ आई मैनेज टू डू फॉर 3 ये क्या है? फर्स्ट ब्राइट. फर्स्ट ब्राइट है. फर्स्ट ब्राइट का पार्ट डिफरेंस क्या होता है? लैम्बडा. लैम्बडा. लेकिन क्वेश्चन में इसको XC बोला है और लैम्बडा का वैल्यू है 600 नैनोमीटर. अब आपको पता करना है कि XC माइनस XA क्या है. तो आप खुद देख लें XC का वैल्यू क्या है 600. और XA का वैल्यू क्या है. 300. दोनों को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा? 300. 300. डन. खत्म हो गई बात. गेटिंग इट राइट? यस. Yes. आइए एक और क्वेश्चन करते हैं. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. केयरफुली पढ़ो इसको.
ध्यान से पढ़ना। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में हमको एक पर्टिकुलर डायग्राम गिवन है और पॉइंट ओ जो है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है। आमतौर पर हम लोग पॉइंट ओ को सेंटर में लेते हैं, लेकिन इसने सेंटर में नहीं लिया। इट इज एट एनी रैंडम पोजीशन, और वो पोजीशन का डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि जो ऊपर की स्लिट है वहां से ये 2d/3 पे है। तो जारी बात है बेटा, नीचे की स्लिट से अगर मैं उसको चेक करूंगा यहां से, D/3 वेरी गुड, तो ये d/3 की पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि टोटल दोनों को मिला के तो d होना है। तो d में से 2d/3 इतना माइनस करूंगा तो d/3 आ जाएगा। बट अब ये हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि ये पॉइंट का इल्यूमिनेशन क्या है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि नियरेस्ट व्हाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम ओ, ओ से सबसे नजदीकी ब्राइट बैंड जो बनेगा वो कितनी दूर बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बच्चों मैं इसमें आपसे ये कहता हूं कि थोड़ा लॉजिकली सोचो कि ये पूरे डिस्टेंस का अगर मैं वाकई सेंटर ले लेता हूं, ये सेंटर, और फिलहाल मैं इसको नाम दे देता हूं ओ डैश, तो क्या ओ डैश ब्राइट बैंड बनेगा? yes क्यों ब्राइट बैंड बनेगा? क्योंकि यहां से निकलने वाली लाइट और यहां से निकलने वाली लाइट बिल्कुल सेंटर में पहुंच रही है, विच मींस दोनों का पाथ सेम है, और दोनों का पाथ अगर सेम है तो वो श्योरली ब्राइट बैंड है। करेक्ट है ना? yes अब हमें ये पता करना है कि O से O डैश कितनी दूर है, यही पूछा ना उसने, नियरेस्ट व्हाइट स्पॉट ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम O, O से जो सबसे नजदीकी ब्राइट बैंड है, सबसे नजदीकी ब्राइट बैंड तो यही जस्टिफाई हो रहा है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व करते हैं। ये लाइन थोड़ा सा मैं आगे खींचता हूं और मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि ये डिस्टेंस कितना है? कितना है दिख रहा है आपको? कितना है वो? 2D/3 वेरी गुड, शाबाश। तो ये डिस्टेंस है 2d/3। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये डिस्टेंस कितना है? D/2 वेरी गुड, परफेक्ट, ये डिस्टेंस है d/2। क्योंकि O जो पॉइंट है ना, मैंने ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे लिया। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एट सेंटर ऑफ स्क्रीन। सेंटर ऑफ स्क्रीन का मतलब ये है कि दोनों स्लिट्स के बराबर बीच में लूंगा। अगर मैं दोनों स्लिट्स के बराबर बीच में लूंगा तो हर एक स्लिट से उसका जो गैप है वो d/2 हो जाएगा। बट बेटा अब हमको इसने ये नहीं पूछा कि ये ऊपर से या नीचे से कितना है, इसने हमसे ये पूछना है कि ये O से O डैश का गैप कितना है। अगर आप इस चीज को बहुत केयरफुली समझते हो तो O से O डैश का जो गैप है वो होना चाहिए 2d/3 माइनस d/2। yes सोचो, क्योंकि ये यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है जहां O आ रहा है ये 2d/3 है, ये ऊपर के सेगमेंट का डिस्टेंस जो है वो d/2 है, तो ये जो ब्लू वाली लाइन वाला गैप है तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन हो गया। एंड इफ आई डू अ सब्सट्रैक्शन इन वेरी प्रॉपर वे आई विल बी गेटिंग एन आंसर ऑफ d/6। डन? आ गया सबकी समझ में? yes sir ओके, बॉयज, बॉयज भी थोड़ा सा कमेंट किया करें बीच बीच में। आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, कुछ अगर डाउट आ जाता है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो फौरन क्वेश्चन रेज करें आप, ताकि हम उस पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे पाए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, मे बी अ लिटिल लेंदी, वी हैव टू मैनेज इट वेरी केयरफुली। तो एक पूरा पैसेज हमको गिवन है और उसके नीचे कॉलम्स हैं, ठीक है ना? बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने, वक्त लगा तो भी चलेगा लेकिन आपने केयरफुली समझना है। अब देखो, देयर आर टू कोहेरेंट सोर्सेस एज पर क्वेश्चन, इसमें दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं और वो सोर्सेस S1 S2 हैं एंड दे emit a wavelength lambda. A circle is drawn in space surrounding both the point sources as shown. तो इन दोनों सोर्सेस के सराउंडिंग में एक सर्कल बना दिया गया। सर्कल कुछ इस तरीके से बनाया कि प्लेन ऑफ द सर्कल कंटेन्स दीज टू सोर्सेस।
नाउ द डिस्टेंस d बिटवीन बोथ द सोर्सेज इज गिवन इन कॉलम 1। कॉलम 1 में ये बताया गया है कि इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस हो सकता है, जैसे कि 99.4, 99.6, 100 एंड 100.4 लैम्डा। और दूसरे कॉलम में हमको पॉसिबल बैंड्स दिए हुए हैं कि कितने मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी के बैंड्स यहाँ पे बन सकते हैं। अब हमें पता करना है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 का मैच क्या है। ओके, अब बच्चों इसमें मैं आपसे सिर्फ दो चीजें पहले कंफर्म करना चाहता हूं। एक बात का ख्याल रखें कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो d है। एग्जैक्टली यहां सेंटर पर कितना पार्ट डिफरेंस होगा? 0 0 होगा। और यहां कितना होगा? d मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कितना है? d। अब जितना भी d होगा, जैसे कि d 99.4 है तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 99.4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक रे निकल करके S1 से सीधा पहुंच रही है, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और दूसरी रे यहाँ नीचे से यहाँ तक पहुंच रही है, तो एक्सेस डिस्टेंस उसको इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वही पार्ट डिफरेंस बनेगा हमारा। ठीक है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मैक्सिमम PD एंड दैट विल बी इक्वल टू d। अब ख्याल रहे कि यहाँ 0 हो रहा है। अच्छा, यहाँ बताओ कितना होगा? 0। और यहाँ नीचे एग्जैक्टली इसके यहाँ कितना होगा? वो भी d हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मैक्सिमम डिफरेंस इक्वल टू d। अब इसे बहुत केयरफुली समझना है आपने, तो आप एग्जैक्टली निकाल पाओगे कि कितने ब्राइट और कितने डार्क बैंड्स बन रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में भी एक बार पूछा गया है, और इसका कुछ हिस्सा जेई मेन या नीट में भी आ चुका है। कुछ हिस्सा, पूरा कॉलम नहीं, बट कुछ हिस्सा इसका आ चुका है। आइए देखते हैं, ए केस को पहले सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैं ये अलग अलग 4 सर्कल्स का इस्तेमाल करूंगा। ये इसकी सिमेट्री तो मैंने आपको बता दी कि ऐसा होने वाला है। अब ये ए केस के लिए सर्कल मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं, केस ए के लिए। ठीक हो गया? आप बेटा ये बताएं कि इन दोनों के बीच में अब यहाँ गैप कितना है? 99.4 लैम्डा। ठीक है, बहुत ध्यान से बोलें, यहां पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? 0। यहां पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? 0। यहां कितना हुआ? 99.4 99.4 लैम्डा। और यहां कितना हुआ? 99.4 लैम्डा। अब बेसिकली 99.4 लैम्डा कोई बैंड नहीं बनाता है। 99.5 अगर वो होता है तो वो 100 नंबर का डार्क बैंड बनाएगा, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ ये सारे पिछले लेक्चर्स को सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अचानक से आप ये लेक्चर सुनोगे तो फिर डब्बा गुल नहीं आएगा समझ में। तो वी आर वेरी क्लियर कि 99.5 इतना जब पार्ट डिफरेंस बनेगा लैम्डा के ऑर्डर में, तो वो 100 नंबर का डार्क बैंड बनाएगा। तो अब सोचे, यहाँ 100 नंबर का डार्क बैंड बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा, 99.4 से पहले क्या बना होगा? 99 लैम्डा। 99 लैम्डा पे क्या बनेगा? ब्राइट। कितने नंबर का ब्राइट? 99। अगर मैं ये 0 को भी उसमें इंक्लूड कर लूं तो यहां से लेके यहां तक मुझे मिलेंगे 100 ब्राइट बैंड। अगर मैं ये 0 को इसी में गिन लूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करते करते 99 लैम्डा तक जाऊं तो मुझे कितने ब्राइट बैंड मिले? 100 मिलेंगे। और वैसे ही यहां पर भी होगा, 99 लैम्डा का ऑर्डर तो यहां पर भी आएगा। तो यहां 0 को अगर मैं गिन लूं तो यहां भी मुझे कितने ब्राइट बैंड मिलेंगे? 100 ब्राइट बैंड मिलेंगे। और वैसे ही यहां पे भी 99 लैम्डा का ऑर्डर मुझे मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी 99 लैम्डा का ऑर्डर मुझे मिलेगा, क्योंकि 99.4 तक जा रहे हैं, मतलब 99 को तो क्रॉस कर रहे हैं। आप जरा सोच कर बताओ कि यहां से लेकर के ये 99.99 लैम्डा तक मुझे कितने ब्राइट बैंड मिलेंगे? 100। नहीं, ये गलती हो गई। 100 नहीं होंगे, क्योंकि 0 ऑलरेडी आप ऊपर गिन चुके हो। 99। तो यहाँ पर 99 ब्राइट बैंड मिलेंगे, और यहाँ पर भी आपको कितने ब्राइट बैंड मिलेंगे? 99, क्योंकि इसका 0 जो है ना आपने ऊपर गिना। तो मैं ये एक डैश यहाँ पे लगा देता हूं, जिससे हमको ये समझ में आए कि हमने 0 को ऊपर ही गिन लिया है। तो इस सीक्वेंस में हमें पता चला कि टोटल 100, 100, 200, 300 एंड 98
तो कितने ब्राइट बैंड हमको बनते हुए नजर आए? 398. ठीक है, तो मैक्सिमा मैं बोलता हूं 398 इतने बने। अब जरा सोचे मिनिमा कितने बनेंगे? मिनिमा का मतलब हो गया यहाँ पे डार्क बैंड। तो हम 99.4 पर जब पहुंच रहे हैं तो वहां तक तो कोई बैंड बनता नहीं है। 99.5 तक अगर हम जाते तो 100 नंबर का डार्क बैंड बनता 99.5 तक, लेकिन वहां तक पहुंच रहे हैं क्या हम? नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा, 99 से पहले क्या आएगा? 98.5। Yes. सोचो, 99.4 से पहले 99 आया, 99 से भी पहले अगर मैं देखूंगा तो 98.5। ये बस एक एरो, एक पॉइंट लगा देता हूं मैं, ये 98.5 लैम्बडा। 98.5 लैम्बडा मतलब कितने नंबर का डार्क? 99. हाँ, तो इस सेगमेंट में मुझे टोटल कितने डार्क मिले? 99. 99। ये दूसरे सेगमेंट में भी मुझे टोटल कितने डार्क मिलेंगे? 99. 99। ये नीचे वाले सेगमेंट में भी मुझे टोटल कितने डार्क मिलेंगे? 99। और इधर वाले सेगमेंट में भी मुझे टोटल कितने डार्क मिलेंगे? 99, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर भी मुझे 98.5 अवेलेबल होगा, क्योंकि 99.5 तक जाना है तो 98.5 तो आएगा ही। सोच के देखें, Yes. तो टोटल कितने मिनिमा, कितने डार्क बैंड्स? 396. 396। अब इस चीज को जस्टिफाई करें कि ए के लिए मैच क्या है? 398, 396। 398 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी तो पी आ गया, 396 पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी तो आर भी आ गया। मतलब ए का मैच हो गया पी कॉमा आर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस, Yes, sir. एक और मौका है आपके पास अभी, ठीक है ना? एक और मौका है, यहां नहीं समझे तो यहां समझो। अब बी के लिए सॉल्व करते हैं। बी कंडीशन, बी कंडीशन में गैप कितना है? दोनों के बीच का गैप कितना है? 99.6 लैम्बडा। चलिए फटाफट बता दें, यहां क्या होगा? 0। यहां क्या होगा? 0। यहां क्या होगा? 99.6 लैम्बडा। और एग्जैक्टली यहां क्या होगा? 99.6. अब सोचे बेटा, 99.6 का मतलब ये है कि हमने डेफिनेटली 99.5 को क्रॉस कर दिया। Yes. तो श्योर है कि यहां से लेकर के यहां तक मुझे 100 डार्क बैंड देखने को मिलेंगे, Yes. क्योंकि 99.5 अवेलेबल हो चुका है और उसके बाद 99.6 आ रहा है। क्या एग्जैक्टली यहां पे भी वैसा ही होगा? Yes. 99.5 लैम्बडा अवेलेबल हो गया। इसका मतलब इस सेगमेंट में भी अगर मैं ठीक से चेक करूंगा यहां से लेकर के यहां तक, तो मुझे 100 डार्क बैंड मिलेंगे। और क्या मुझे नीचे वाले सेगमेंट में भी 100 डार्क बैंड मिलेंगे? एग्जैक्टली वैसे ही जैसे ऊपर मिले, और यहां पर भी मुझे 100 डार्क बैंड देखने को मिलेंगे। यस और नो? Yes. तो फिर इस हिसाब से मैक्सिमा कितने हुए? Minima. हाँ, सॉरी, मिनिमा कितने हुए? 400. ठीक है, चलिए मैं पहले लिख देता हूं इसको। मैक्सिमा, मिनिमा, तो मिनिमा हो गए 400। अच्छा, अब 99.5 तक जा रहे हैं तो जारी बात है उससे पहले कौन रहा होगा? 99. 99 रहा होगा। यहाँ भी 99 रहा होगा, यहाँ भी 99 लैम्बडा है साथ में रहा होगा, यहाँ भी 99 रहा होगा, यहाँ भी 99 रहा होगा। तो 99 तक पहुंचने का क्या मतलब है? कितने ब्राइट? 99. 99 ब्राइट। और अगर इस जीरो को इंक्लूड कर लें तो यहाँ कितना हुआ? 100. 100 ब्राइट। यहाँ पर भी 99 ब्राइट नंबर का ब्राइट आया, लेकिन जीरो को अगर इंक्लूड कर दूंगा यहाँ से तो कितना होगा? 100 ब्राइट। अब सोच समझ के बताएं, नीचे कितना होगा? 99 bright. वेरी गुड, 99 ब्राइट, क्योंकि जीरो हम ऑलरेडी ऊपर के सेगमेंट में इंक्लूड कर चुके हैं, और यहाँ भी जीरो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं ऊपर के सेगमेंट में। तो बचेगा 99 ब्राइट, क्योंकि यहाँ पर 99 लैम्बडा आने वाला है। ठीक है, 99.6 जा रहे हो तो 99 लैम्बडा तो आया ही होगा। अब बताओ टोटल कितने डार्क ब्राइट बैंड हुए? 390. 396।
सॉरी 398 करेक्ट है ना? सारे गिन लिया आपने 100 प्लस 99 प्लस 99 राइट। तो ऑन दैट वे इसका जो ऑप्शन है बी के लिए वो क्या बनता है 398 ब्राइट यानी कि क्यू मैच हो गया और 400 डार्क यानी कि एस मैच हो गया। समझ आई बात? P और S. सॉरी पी, यस पी और एस, सॉरी फॉर दैट, पी और एस। सो वी गॉट इट दैट वे, पी और एस। सबको समझ रहे हैं? Yes, sir. यस बॉयज? Yes, sir. Clear. ओके वेरी गुड। अब 100 वाला ले लेते हैं सी। तो इसके लिए डायग्राम फिर एक बार पुटअप कर देता हूं मैं, ध्यान से देखिए आप। सी ले लेते हैं। सी केस में हमसे ये बोला जा रहा है कि इन दोनों सोर्सेस के जो बीच का गैप है ये 100 है। यहां थोड़ा हमसे गलती हो सकती है। बताएं यहां पार्ट डिफरेंस क्या होगा? 0. यहाँ क्या होगा? 100 and यहाँ नीचे क्या होगा? और यहाँ क्या होगा? 0। हम 100 लैम्बडा तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना? 100 लैम्बडा तक हम पहुंचे। तो यहां से लेके यहां तक कितने ब्राइट हुए? 101. वेरी गुड, शाबाश, 101। क्योंकि ये 0 भी हमको एज अ काउंट गिनना है, 0 से लेके 100 तक, तो 101 हो गए, ठीक है ना? एंड लेट मी राइट नॉट लैम्बडा, लेट मी राइट 101 ब्राइट बैंड। अब यहां मिस्टेक हो सकती है, यहां बताओ यहां कितने होंगे? 100. हाँ 100 ही होंगे। आप सोचें कैसे, 100 and है ना? यहाँ क्यों 100 ही लिखा मैंने? तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि ये जो 100 नंबर का ब्राइट बैंड है ऑलरेडी मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिन चुका हूं। समझ में आई बात? इस सेगमेंट में उसको मैं गिन चुका हूं। तो यहां मुझे 0 से लेके 99 तक ही गिनना है क्योंकि ये 100 वाला बैंड इधर राइट साइड पे काउंट हो चुका है। क्लियर हुई बात बेटा? yes. पक्का सबको? यस, एवरीवन गॉट दिस? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो यार। Yes, sir. ओके, अब ये नीचे के सेगमेंट में गिनते हैं। यहां बताओ कितने ब्राइट बैंड बनेंगे? 99. तो 99? 100 लैम्बडा तक जा रहे हैं। ये 0 ऑलरेडी हम ऊपर गिन चुके हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 को ऑलरेडी गिन चुके हैं। तो यहाँ 1 to 100 गिनना है, तो 1 to 100 मतलब 100 ब्राइट। अब यहां बताओ कितना होगा? 99. हाँ, क्योंकि हमने ये वाला 0 इस क्वाड्रेंट में ऊपर के लिए गिन चुके हैं और ये 100 भी इधर राइट साइड में फोर्थ क्वाड्रेंट में काउंट हो चुका है। तो यहाँ गिनना है 1 to 99, क्योंकि 100 इधर गिने और 0 ऊपर गिने। तो यहाँ कितना हुआ? 99. 99 ब्राइट। समझा सबको? Yes. तो फिर इस हिसाब से कितने मैक्सिमा हुए? 400. 400। सिंपल। अब डार्क गिनते हैं। बेटा डार्क गिनने के लिए आपने ऐसे सोचना है कि अगर 100 लैम्बडा तक हम लोग जा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे पहले पहले तो 99.5 लैम्बडा आया ही होगा। यहां पर भी उससे पहले पहले 99.5 लैम्बडा आया होगा, यहां पर भी उससे पहले 99.5 लैम्बडा आया होगा और यहां पर भी 99.5 लैम्बडा आया होगा। मतलब चारों क्वाड्रेंट में 99.5 लैम्बडा तो आने ही वाला है। इसका मतलब इस सेगमेंट में कितने डार्क हैं? 100. 100 डार्क हैं। बहुत अच्छे, शाबाश, क्योंकि 99.5 लैम्बडा आ चुका है। नीचे वाले सेगमेंट में कितने डार्क हैं? 100. 100। यहाँ पर कितने डार्क हैं? 100। और यहाँ पर भी मैं कह सकता हूं कि 100 डार्क हैं, क्योंकि ये 0 तो ब्राइट है। यहाँ पे 1 to 99.5, 99.5 का मतलब होता है 100 डार्क काउंटिंग में। तो कितने मिनिमा हुए? 400. यस। तो इस सेगमेंट में हम कहेंगे 400 मिनिमा। अब दोनों 400 हैं,
तो पॉइंट सी के लिए हम मैच करेंगे Q और S, समझे बेटा? Yes. जो पॉइंट सी का मैच हमको मिलेगा वो मिलेगा Q, S। अब लास्ट है 100.4, ठीक है? देखें आप, दिमाग चलाएं जरा। अब मैं इसको चाहूं तो जल्दी भी कर सकता हूं, क्विकली कर सकता हूं मैं इसे। 100.4, इसमें भी गलती हो सकती है, गलती की गुंजाइश है इसमें भी। अब जरा सोचें, ये जो गैप है ये कितना है? 100.4. 100.4 लैम्बडा। फटाफट बताओ, यहाँ कितना? 0, यहाँ कितना? 0, एग्जैक्टली टॉप पर कितना? 100.4. 100.4 लैम्बडा। और यहाँ कितना? 100.4 लैम्बडा। आप सोचो बेटा, 100.4 लैम्बडा से पहले क्या रहा होगा? 100. यहाँ पर भी पहले क्या रहा होगा? यहाँ पर भी पहले दोनों साइड में क्या क्या रहा होगा? 100 लैम्बडा। आप सोच के बताओ, 0 से 100 लैम्बडा कितने बैंड? 101. 0 से 100 लैम्बडा कितने बैंड? 101. 1 से 100 लैम्बडा कितने बैंड? क्योंकि 0 ऊपर गिन चुका हूं। 90. 1 से 100, 0 ऊपर गिना ना मैंने इसमें। आ रही नहीं मेरी बात समझ में? ये 0 ऊपर की काउंटिंग में गया कि नहीं गया? Yes, sir. तो यहाँ नीचे काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? 1 से कहां तक? 100 तक। तो कितने बैंड हुए? 100 ब्राइट। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये 104 है तो उससे पहले तो 100 आ जाएगा ना। अच्छा, यहाँ बताओ फिर यहाँ कितना होगा? यहाँ भी 1 से 100. 100 तक, तो कितने बैंड हुए? 100. 100। तो टोटल कितने मैक्सिमा हुए? 402. यस, टोटल जो मैक्सिमा हो रहे हैं इस केस में वो हो रहे हैं 402। अब निकालना है मिनिमा कितने हैं। मिनिमा यानी कि डार्क बैंड। बेटा अगर 100 लैम्बडा तक हम जा रहे हैं तो उससे पहले पहले कौन आया होगा? 99.5. यहां भी आया होगा, यहां भी आया होगा, यहां भी आया होगा। अब आप सोचेंगे सर 100.4 है, लेकिन 100.4 फुल मिनिमा की काउंटिंग में नहीं आएगा। वो कब बन सकता है फुल मिनिमा की काउंटिंग में? 100.5. हाँ, जब वो 100.5 होता है तो वहां हम जा ही नहीं सकते। तो इस बैंड का कोई खास कैलकुलेशन काउंटिंग में नहीं आएगा। तो कहां तक काउंट करेंगे आप? सिर्फ 99.5. 99.5 लैम्बडा मतलब कितने डार्क बैंड हुए? 100. 100 डार्क। ये दूसरे साइड में भी 99.4 मतलब कितने डार्क हुए? 99.5 लैम्बडा मतलब यहाँ पर भी कितने डार्क हुए? 100 डार्क। यहाँ नीचे भी कितने हुए? 100 डार्क। और यहाँ भी कितने होंगे? 100 डार्क। गेटिंग इट? क्योंकि 99.5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओवरऑल कितने डार्क हुए? 400. अब इसकी मैच तैयार करो डी की। तो हम देख रहे हैं कि 402 ब्राइट तो है ही नहीं ऑप्शन में कहीं। देयर इज नो ऑप्शन टू इट। तो हम अपना चुपचाप इसका एक ही आंसर पिक करेंगे, और वो क्या मैच है? यस, बस। तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते सर सबके दो दो आ गए, इसके भी दो आना चाहिए। जरूरी नहीं है। जो ऑप्शंस दिए गए होंगे, जो कंडीशंस हमें दी गई होंगी, उसके हिसाब से हम उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक हो गया? Yes, sir. यस, एकदम परफेक्ट। क्लियर हुआ ना अच्छे से? Yes. देख लो, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी बातें एक साथ थी। बैंड की काउंटिंग अगर दिमाग में अच्छे से बैठी है, पिछले सारे लेक्चर अगर तुमने ठीक ठाक तरीके से सुने हैं, तो होपफुली आप इन चीजों को अच्छे से आंसर कर सकते हो। आओ अब एक और कंडीशन मैं आपके सामने रखता हूं आगे बढ़ने से पहले, और वो कंडीशन है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। ये हमारे सीईटी की एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है। इस तरीके से सीईटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म्ड इन सम सॉर्ट ऑफ डेंसर मीडियम।
अब देखो होता यह है कि जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को इन जनरल परफॉर्म करते हैं लैब में या कहीं किसी डार्क रूम में, तो हम उसे आमतौर पर एयर में परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हम जानते हैं कि उसमें एक परफेक्ट फ्रिंज विड्थ डेवलप हो जाती है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। और आपके पास उसका सेटअप भी है, आप इसको बता सकते हो कि देयर आर टू सोर्सेस S1 S2, देयर इज सम स्क्रीन, the screen is at a separation of capital D, the sources is at a separation of small d, जो लाइट आप वेवलेंथ यूज कर रहे हो लैम्डा है, पैटर्न स्क्रीन पे हमको दिखाई देता है, एंड वी हैव एवरीथिंग कंप्लीटेड। बट जस्ट इमेजिन कि इफ वी took this setup and immersed this complete setup into water, ये पूरा सेटअप जो है ना पानी में डुबा दिया हमने, मतलब हमने उसको एयर में से हटा के कहां शिफ्ट किया, किसी भी दूसरे डेंसर मीडियम में। आप इसको वाटर में शिफ्ट करा सकते हो, ऑयल में शिफ्ट करा सकते हो, किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल में शिफ्ट करा सकते हो अदर देन एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है। हवा एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो क्वेश्चन है क्या होगा, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन अगर हमने एक्सपेरिमेंटल लेवल पर क्रिएट की तो उसका आउटकम क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। तो इसमें मैं चाहता हूं कि आप रिवर्स ऑर्डर में सोचें कि यार अगर हम ये पूरा सेटअप जैसा है वैसा जूं का तूं किसी दूसरे डेंसर मीडियम में शिफ्ट करा देते हैं, तो इससे डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस अफेक्ट नहीं होता है। ये तो एक फिजिकल फॉर्म ऑफ डिस्टेंस है ना, ये क्यों अफेक्ट होगा। ये दो सोर्सेस जहां रखने हैं वैसे ही रहे होंगे, वैसे ही रखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं मीडियम चेंज करूं तो स्मॉल डी पर कोई फर्क नहीं आएगा। नाउ व्हाट अबाउट कैपिटल डी, क्या कैपिटल डी पे कोई फर्क आएगा, नहीं। ये भी एक फिजिकल फॉर्म ऑफ डिस्टेंस है, आपने स्क्रीन को जहां रखनी है आप वहीं रखोगे। मीडियम चेंज होने से कैपिटल डी पर भी कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो अब बचा कौन, बच जाता है वेवलेंथ। अब ये हमने रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में कई बार देखा है, पढ़ा है, आपने इवन 10th में भी पढ़ा होगा कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को ट्रैवल करवाते हैं तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो यहां पर भी वही होगा, यहां भी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। आप जैसे देखें, फॉर सिंप्लीफिकेशन अगर हम ऐसे लिखें कि इफ वी परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन एयर, हवा में परफॉर्म करते हैं, तो फ्रिंज विड्थ measured in air is equal to wavelength in air capital D divided by small d. Fundamental clear हुए इसमें? Now if we perform this experiment in any denser medium, अब वो denser medium क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाएगा, हम उस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। जो कोई भी denser medium हमारे सामने उसमें हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, तो होगा ये कि डेंसर मीडियम में फ्रिंज विड्थ विल बिकम इक्वल टू वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ठीक है, कैसा नो। अब समझने वाली बात क्या है इसमें, तो बेटा इसमें समझने वाली बात यह है कि जब हम लाइट को किसी डेंसर मीडियम में शिफ्ट कराते हैं तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो एयर के मुकाबले में कम हो जाती है। ठीक है ना, वेवलेंथ डिक्रीजेस, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन एयर। क्लियर हुई बेटा बात, यस और नो। अब सोचें आप कि अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट फ्रिंज विड्थ पे ही पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी दोनों फैक्टर तो कांस्टेंट हैं। तो फ्रिंज विड्थ कैलकुलेटेड इन एयर ये लैम्डा ए पे डिपेंड करेगी, उसके हिसाब से आंसर आएगा। और फ्रिंज विड्थ कैलकुलेटेड इन डेंसर मीडियम ये लैम्डा डी पे डिपेंड करेगी। तो लैम्डा डी और लैम्डा ए में कौन ज्यादा है, लैम्डा ए। तो एक्स ए और एक्स डी में कौन ज्यादा होगा, एक्स ए। तो अगर हम फ्रिंज विड्थ मेजर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि डेंसर मीडियम वाली फ्रिंज विड्थ जो है वो एयर मीडियम वाली फ्रिंज विड्थ से कम होगी। तो वन लाइन कंक्लूजन ये बनता है कि जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी डेंसर मीडियम में शिफ्ट कराते हैं तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाती है। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होने का मतलब ये है कि बैंड्स और जरा नजदीक नजदीक आते हैं, कंपैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिंज विड्थ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द बैंड्स।
2 कंसेक्यूटिव बैंड्स। अगर वो डिक्रीज होगी तो बैंड्स और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। कंक्लूजन समझ में आया बच्चों? हाँ, अब इसमें मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। लेट्स टेक द रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ मेजर्ड इन एयर टू फ्रिंज विड्थ मेजर्ड इन डेंसर मीडियम। आपने अगर ये रेशियो ले लिया तो आपको क्या मिला, आंसर क्या मिला? लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा डी। आप अगर नोटिस करेंगे तो ये कैपिटल डी स्मॉल डी तो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यस और नो? Yes. बच्चों ये जो चीज हमको मिल रही है ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आप ध्यान दें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, जो भी डेंसर मीडियम वहां पे यूज हो रहा है। क्लियर हुई बात? Yes. सो इसका मतलब इसका कंक्लूजन बना x of a डिवाइडेड बाय x of d इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेंसर मीडियम। सो नाउ दिस पॉइंट इफ आई reconsider, I can write fringe width in the denser medium is equal to fringe width in air divided by refractive index of that denser medium. ये भी काम का फॉर्मूला है और अक्सर इसी पर क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। अब देखो यहां ये क्लियर भी हो रहा है ना कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो गई है। कैसे डिक्रीज हुई आपको एकदम क्लियर हो रहा है। देखो कि जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अब आप फ्रिंज विड्थ को किसी एक ग्रेटर देन 1 नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका इफेक्टिव वैल्यू तो डिक्रीज हो जाएगा। आओ इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि YDSE का होल सेटअप पूरा सेटअप जो है वो हमने वाटर में इमर्स कर दिया। इफ x इज द फ्रिंज विड्थ इन एयर, ठीक है, मतलब ये जो x से हम लोग लिख रहे थे ना इसको हम लेबल करेंगे x। तो और XW इज द फ्रिंज विड्थ इन वाटर, मतलब डेंसर मीडियम वाली फ्रिंज विड्थ को अब नया नाम है XW। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो वो पूछ रहा है कि XW कितना है। ठीक है, XW is the fringe width of water and refractive index is this much. तो क्या then what conclusion we can draw? तो see we have generalized formula fringe width in denser medium is equal to fringe width in air divided by refractive index of whatever the denser medium you have. अब XD की जगह पे आप क्या लिखोगे? XW इक्वल XA की जगह तो आप X लिखोगे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3. 4/3। तो आप इसको अगर ठीक ठाक तरीके से लिखोगे तो ये हो गया 3/4 of x। 3/4 of x का मतलब समझ रहे हो 0.75x। इसका मतलब समझ रहे हो 75% of x। और इसी का मतलब ये भी है कि 25% डिक्रीज। गेटिंग इट? यस और नो? Yes, sir. Yes. आओ इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा तुमको फीलिंग आ जाए क्या है मामला। तेजी से करें जरा। तो ये YDSE परफॉर्म हो रहा है विद दिस डेटा। बाद में बोल रहा है कि कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो किसी मीडियम के अंदर डुबा दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब वो पूछ रहा है कि चेंज इन फ्रिंज विड्थ कितना होगा। तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ बाद में निकालेंगे, पहले ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ तो निकाल लें भाई। एक्स एयर कितना है? तो फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। लैम्डा का वैल्यू है 4000 जैसे कि गिवन है। एंगस्ट्रॉम मतलब मैं कन्वर्ट करूंगा 10⁻⁻10। कैपिटल डी तो 2 हो गया डिवाइडेड बाय ये 0.6 जो है, अरे गिवन है 0.6 गिवन है ना। तो वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट एक्चुअली। 0.6 mm कैसे दे दिया, इसमें तो गलत हो जाएगा ना। 4000 ये d 2 मीटर, ये स्मॉल d 1 mm। नहीं ये नंबर ही गलत है एक्चुअली। चलो हम लोग x से निकालते हैं। ये चीज मैं चाहूंगा कि आप इसको इग्नोर करें, मेरे टाइपिंग में कुछ एरर आ गया होगा। ठीक, तो स्मॉल d बताएं कितना है? 1 mm. 1 mm। तो कन्वर्ट कर लेते हैं 1 into 10⁻³ so if we just do the calculation we will be getting XA is equal to
let's write it here. So this XA is equal to 4 into 2, 8 into ये -7 and that will go up with +3, so that will become -4. मतलब हमको मिलेगा XA is equal to 0.8 mm. ठीक, इतना XA था. अब ये पूरा सेटअप हमने इमर्स कर दिया किसी दूसरे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. तो हमें पता करना है कि फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज हुआ. तो पहले XD निकाल तो लें, बाद में चेंज की बात करेंगे. तो XD विल बी इक्वल टू एयर की फ्रिंज विड्थ अपॉन म्यू. ठीक हो गया? यस. नाउ XD इज इक्वल टू एयर वाली फ्रिंज विड्थ तो है 0.8, म्यू जो हमें बताया जा रहा है वो है 1.5. 1.5 को आप चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो. एनीवे आप इसको सॉल्व करें, बताएं कितना आंसर आता है. 0.53. सो इफ यू जस्ट कंप्लीट, कितना आया? 53. 0.53. Of course this will also be in millimeter. Now we want to get an answer for change. So change in fringe width will become equal to fringe width in air minus fringe width in whatever the medium or denser medium you say, like this. So air वाली वैल्यू है 0.8 माइनस ये denser medium वाली वैल्यू है 0.53. So you will be getting an answer of 0.27. Of course it will be in millimeter. So ऐसे निकालना है. ऐसे छोटे सिंपल क्वेश्चंस इसमें बनते हैं. इसमें कोई और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं. बस इतनी छोटी सी बात इसमें समझनी है. अब इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट भी अक्सर इन्वॉल्व होता है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और वो है एंगुलर फ्रिंज विड्थ. मतलब वैसे तो फ्रिंज विड्थ हम सीधे सीधे डिस्टेंस में गिन लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्राइट बैंड्स और टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड इन लेंथ हम सीधे गिने तो दैट गिव्स अस एन आंसर फॉर फ्रिंज विड्थ. बट हाउ टू गेट एन आंसर फॉर एंगुलर फ्रिंज विड्थ? इसके लिए एक छोटा सा रेफरेंस डायग्राम में बनाता हूं ताकि आपको समझ आए मामला क्या है. लेट्स से कि दीज आर द टू सोर्सेस S1 and S2, and this is where the screen is kept. The standard things are as it is. This distance has to be taken as small d, and this distance whenever needed to be measured, this will be taken as capital D, distance between source and screen. And of course the wavelength of light used is lambda. Now let's say कि बिल्कुल middle of the screen पे हमको एक ब्राइट बैंड मिलता है. ठीक है ना? मैं जस्ट इसको ब्राइट लिखता हूं, नंबर नहीं लगाता हूं, थोड़ा डायग्रामेटिक रेफरेंस में कन्वीनियंट तरीके से बनाना चाहता हूं. तो बिल्कुल मिडिल ऑफ द स्क्रीन पे हमको एक ब्राइट बैंड मिलता है, और थोड़ा सा ऊपर मान लें यहां फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये और ज्यादा ऊपर या और ज्यादा नीचे हो सकता है, बट थोड़ा सा ऊपर हमको एक और ब्राइट बैंड मिलता है जस्ट नेक्स्ट नंबर का. If this is 0, then this is 1, something like that I want to say. Or if this is, you may say 5, then this is 6. So we are just talking about two consecutive bright bands. तो बच्चों आप ये बताओ कि इन दोनों ब्राइट बैंड के बीच का जो सीधा सीधा गैप होगा, इस गैप को हमें क्या कहना चाहिए? X कहना चाहिए. बिल्कुल सही है, because that is what we say is fringe width, the distance between two consecutive bright bands. Now suppose if I trace one more line right from center of the screen, right from the center or the middle point of the two sources, which just touch the second bright band. ये जो second consecutive bright band है उसको just वो जाके टच करती है. ठीक है? तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एक एंगुलर सेपरेशन है, जिसे मैं फिलहाल लिख रहा हूं थीटा, ये थीटा ही कहलाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, क्योंकि इस थीटा की पूरी पूरी डिपेंडेंसी इस बात पे है कि ये एक्स कितना है. जस्ट इमेजिन करो अगर ये वाला बैंड थोड़ा और ऊपर हो जाता तो ये थीटा बढ़ जाता ना.
और ये बैंड जो कंसेक्यूटिव है सेंट्रल बैंड के, अगर ये थोड़ा सा नीचे हो जाता तो थीटा भी उसके हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाता। तो क्या इस फ्रिंज विड्थ को एंगल्स के टर्मिनोलॉजी में रिप्रेजेंट करने के लिए ये थीटा इस्तेमाल किया जा सकता है? यस। तो इस थीटा को हम कॉल करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, बात सबको समझ आ रही है बेटा? और ये हो गया थीटा। नाउ लेट्स प्ले विद लिटिल ज्योमेट्री हियर। अब बीच में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, लेट्स राइट tan ऑफ थीटा। तो आप देख रहे हैं tan ऑफ थीटा मतलब अपोजिट साइड x है और ये एडजेसेंट साइड d है, बिकॉज दिस साइड इज गोइंग टू बी d, getting it? Yes. And this opposite side is x. So with that order, tan of theta will become equal to x by capital D. But the condition to be reminded, very important, this theta is very small. और अगर ये थीटा स्मॉल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan थीटा का अप्रोक्सीमेशन थीटा से किया जा सकता है, और साइन थीटा भी अगर आता है तो उसको भी थीटा कर सकते हैं, कॉस को नहीं कर सकते। और ये कंडीशन वैलिड है अगर थीटा छोटा है तो फिर ये ऊपर वाली रिलेशन हम क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई डी। बट आपने अभी अभी बताया थीटा क्या है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। यस। तो आपको इसका आंसर मिल गया कि किसी गिवन इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर हमें एंगुलर फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करनी है तो वो हो जाती है एक्चुअल लीनियर डिस्टेंस वाली फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। बट वी हैव वन मोर ऑप्शन टू राइट। हमारे पास इसको लिखने का एक और तरीका है। आप ध्यान दें, x का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है वैसे लगाया जाए तो? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। आई विल फाइंड दैट कि कैपिटल डी कैंसिल आउट हो गया। तो थीटा कितना हो गया? लैम्डा बाई डी। तो हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक तरीका है कि हम इससे एंगुलर फ्रिंज विड्थ लिख पाए। Now we have got two options, two ways to write the angular fringe width. एक तो डायरेक्ट लिखें आप, लीनियर फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी कर दें आप, where capital D is the distance between two sources, distance between source and screen. दूसरा जो ऑप्शन है आपका ये बड़ा काम का है, ये भी यूजफुल है, इसमें भी हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ को डायरेक्ट लिख सकते हैं, and that is equal to lambda by small d, where lambda is the wavelength of light used and small d is the distance between two sources. Now you have to keep one thing in your mind कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो इसका यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा वो हमेशा होगा रेडियन। ठीक है, ऐसे डिग्रीज में हम इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम जब कैलकुलेशन में इसको लाने वाले होंगे, कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन अगर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा तो थीटा को डिग्री में रख के बाकी चीजें मीटर और मेट्रिक यूनिट में आप इस्तेमाल करोगे तो पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमको ये थीटा कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन। हाँ, रेडियन में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके अगर डिग्री में गिवन है तो, और अगर डायरेक्ट रेडियन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो रहा है? यस। Let's take one very simple question to understand this concept in a little detail. बाकी कंसेप्ट तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ का यहाँ पे क्या मतलब निकलता है। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज हैं, आप ये याद रख पाओगे तो ही फिर आप आगे के न्यूमेरिकल्स में कुछ हेल्प आउट कर पाओगे। चलिए देखें, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक डबल स्लिट अरेंजमेंट है, मतलब वही डबल स्लिट का मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। Interference fringes that are 0.25 degree apart using a wavelength of 600 nanometer. The angular separation is increased to 0.3 degree. ये angular separation जो word इस्तेमाल हो रहा है ना बेटा, ये angular separation असल में क्या है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये एंगल में सेपरेशन, दो फ्रिंजेस के बीच का एंगल में सेपरेशन, के भाई एंगल में कितना सेपरेटेड है, समझ आ रहा है? ये देखो फिंगर से दिखेगा तुमको, ये एक पॉइंट तो एंगल बीच में,
अगर ज्यादा सेपरेशन है तो एंगल बढ़ जाएगा, कम सेपरेशन है तो एंगल कम होगा। तो एंगुलर सेपरेशन यहाँ पे कोई और चीज नहीं है बल्कि क्या है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। तो पहली सिचुएशन में एंगुलर फ्रिंज विड्थ है 0.25 डिग्री फॉर अ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर, दूसरे केस में 0.3 डिग्री फॉर वी डोंट नो व्हाट द वेवलेंथ इज, इनफैक्ट वही पता करना है आपको। So let's claim this thing as theta1, this thing as theta2, this thing as lambda1, and we are more interested to get an answer for lambda2. Now we will be using a very simple formula. Theta is equal to lambda by d. In fact, lambda1 by d. Theta2 is equal to lambda2 by d. Just take a ratio. Theta2 divided by theta1, you will be getting lambda2 by lambda1. Done. Theta2 कितना है 0.3, this one 0. Sorry for that. Theta1 कितना है, theta1 0.25 is equal to lambda2 हमें पता करना है, and this is 600. So a little adjustment, this will become 30 upon 25, lambda2 upon 600, lambda2 is equal to 30 into 600 divided by 25. बता दें lambda2 क्या होगा, 720. 720. This will be in nanometer. Now अब आप मुझसे एक छोटा क्वेश्चन कर सकते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई तो, कि सर आपने अभी 2 मिनट पहले बोला कि ये थीटा रेडियन में लाना चाहिए, लेकिन आप तो इधर लाए नहीं, सीधे सीधे डिग्री में ले लिया आपने। यहां मैं कन्वर्जन इसलिए नहीं किया बिकॉज इट्स अ रेशियो। तो रेशियो को अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्जन फैक्टर दूं भी तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाता है। तो रेशियो लेते वक्त कोई खास कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गई बात? Yes. ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन जो बहुत डायरेक्ट टिक किया जा सकता है, जिसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। द फ्रिंज विड्थ फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना है। चलें, क्वेश्चन को और ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है, मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। बता सकते हैं? यस, बस एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा है बेटा। S1 and S2 be the two slits in YDSE. If central maximum is observed at P and the angle S1P S2 is equal to theta, then fringe width for the light of wavelength lambda will be. कितना fringe width होगा बोल रहा है? शायद मुझसे टाइपिंग में कुछ एरर हो गया। डी आना चाहिए। आइए निकालते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा तुमको समझा देता हूं, हल्का सा। ये सोर्स S1 है, लेट मी टेक अ लिटिल अबव। ये सोर्स बेटा मान लो S1 है, और इसके साथ ये वाला जो सोर्स है ना, ये S2 है। यहां कहीं स्क्रीन है, और सेंटर में आ गया पॉइंट P। सेंटर में अगर पॉइंट P आ जाता है तो इसने हमको ये वाला एंगल दिया, S1 P S2, ये वाला एंगल हमको बता दिया इसने थीटा। ठीक हो गई बात? Yes. अब हो सकता है कि इसके नजदीक एक दूसरा P डैश पॉइंट यहाँ पे आए जो ब्राइट है, हो सकता है ना? तो P से लेकर के P डैश जो गैप है वो क्या कहलाएगा? X फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। अब मैं इसके लिए एक सीधी सीधी लाइन सामने निकाल देता हूं ऐसे, तो डेफिनेटली बच्चों ये वाला एंगल थीटा बाई 2 होगा। सोच के तो देखो, थीटा बाई 2, शायद आप समझ में आए। आधा समझा नहीं समझा? Yes, sir.
अब ये वाले ट्रायंगल को आप अप्लाई करो इस ट्रायंगल में, ये डिस्टेंस कितना है कैपिटल डी, तो जस्ट अप्लाई a सिचुएशन ऑफ tan of theta by 2। कितना हो गया tan of theta X by by 2? D. कैपिटल X by X by D. tan एंगल छोटा माना जाएगा, थीटा बाई 2 बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यस, x बाई कैपिटल D, यही लिखेंगे, सही है ना? व्हाट टू राइट फॉर x, x के लिए क्या लिखें? सो दिस इज गोइंग टू बी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, x के लिए हम लोग लिखेंगे लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d डिवाइडेड बाय ये कैपिटल D। कैपिटल D कट गया, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन d, सो वी में राइट थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन d। ये होना चाहिए आंसर। अब यहाँ ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हुई है लिखने में, ये थीटा की जगह क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए, तो ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो उतना इग्नोर करें आप बात को। ठीक हो रही है बात? अच्छा, एक काम या एक पॉइंट मेरे माइंड में ऐसा भी आ रहा है कि अगर ये मैं बिल्कुल जब थीटा बाई 2 लेता हूं तो ये पॉइंट बिल्कुल जो है वो सोर्स के सामने आ जाता है, तो x एक्चुअली में d बाई 2 होता है ना, x जो है वो एक्चुअल में d बाई 2 हो जाएगा, सोचो तो सही, क्योंकि मैंने ये लाइन स्ट्रेट ली, ये थीटा बाई 2, तो द पॉइंट इज कमिंग एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ सोर्स S1, और ये सेंटर से सोर्स S1 के सामने वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बेटा? सेंटर से सोर्स S1 के सामने वाला डिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल d बाई 2 होगा ना। इफ यू से दैट के दीज टू सोर्सेस आर एट अ सेपरेशन ऑफ d, और बराबर अगर मैंने एंगल हाफ कर दिया तो ये डिस्टेंस कितना होगा? मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे। D by 2. d बाई 2 होगा, तो आप x हटा के d बाई 2 रख के भी कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकते हो, एक्चुअली वैसा ही करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे ऑप्शंस के लिखने में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है, तो इसे रहने दें, इसको करेक्ट करके मैं अगले डिस्कशन में इसको इंक्लूड करता हूं। तो यहां रुक जाएं फिर। हाँ, एक करेक्शन किसने बताया, x निकालना है, वही क्वेश्चन के लिखने में कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर मुझे x निकालना है, चलें अगर मैं ऐसे सोचता हूं कि मुझे x निकालना है, तो थीटा को इन लेटर केस में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं d बाई 2, d बाई 2 ऐसे सब्स्टिट्यूट करूंगा थीटा को मैं, and further on I'll just go on solving to get an answer for x, but still I'm saying that के यहाँ कुछ ऑप्शंस के लिखने में गड़बड़ हो रही है, या कुछ और पॉइंट हमें कंसिडरेशन में लाना है, that we will be seeing in the next class। अगली क्लास में देखते हैं इसको, वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और मैं इतनी ज्यादा देर तक और नहीं लेना चाह रहा। ठीक हो गई बात? रुक जाएं फिर।